हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपका फिजिक्स ले रहा हूँ। हमने पहला लेसन शुरू किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। उसमें हमने ये फ्लक्स के आगे वाली हमारी सभी थियरी खत्म हो गई है। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके, आगे के वीडियो देखने हो तो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अच्छा, चलो हम आज यहाँ से शुरू करते हैं। आज हम इस चैप्टर की थियरी खत्म करने वाले हैं। ओके, पहली है एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? देखो, ये स्मॉल एरिया एलिमेंट है। कोई प्लेन का एक छोटा सा भाग है, उसको मैंने जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे परपेंडिकुलर रखा है नॉर्मली। तो इससे हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। पहले तो फ्लक्स को किस सिंबल से हम इंडिकेट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है? यहाँ फॉर्मूला पर से भी पता चलेगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है। वही लिखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल to the number of field lines passing through the surface in the electric field। आप बोलोगी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लिखा है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, वर्टिकल फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। फिर से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन में होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through the surface in the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो सरफेस होती है उसमें से जितनी भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के प्रपोजन में होती है। ओके, तो फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस। ये हमारी मैथमेटिकल फॉर्म, ये हमारी फॉर्मूला हो गई। अब देखो, ये डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कॉस थीटा आएगा और दोनों पर से वेक्टर निकल जाएंगे। देखो, तो फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस थीटा। अब थीटा के लिए अलग अलग तीन केस है। अगर थीटा की वैल्यू 90 हुई तो कॉस 90 की वैल्यू 0 है, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव, और ये तो पॉजिटिव ही होगा, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, तो फ्लक्स हमें पॉजिटिव मिलेगा। अगर थीटा की वैल्यू ये लिमिट से बाहर 0 से छोटी या 90 से बड़ी ले तो फ्लक्स हमें, तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो ये पूरा फ्लक्स क्या मिलेगा? नेगेटिव। आपको ये याद रखना है कि थीटा इज इक्वल टू 90 हो तो फ्लक्स 0 मिलेगा। थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में हो तो वो पॉजिटिव मिलेगा। थीटा की वैल्यू 0 से कम और 90 से ज्यादा हो तो फ्लक्स हमें नेगेटिव मिलेगा। तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, ये कंडीशन याद रखनी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसके ऊपर हम वेक्टर ड्रॉ नहीं करते हैं। यूनिट ऑफ फ्लक्स इज न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। कैसे आया? तो फ्लक्स का यूनिट कैसे बनता है? पहले तो किसका यूनिट लेना है? ई का। ई का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम। और डेल्टा एस यानी एरिया वेक्टर, तो एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। तो हो गया। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगी? MLTA 1331। आगे का 2 प्लस, पीछे का 2 माइनस। आप यहां से ई का डायमेंशनल फॉर्मूला और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला मिला के ये बना सकते हो। ओके, डायरेक्टली भी याद रख सकते हो 1331। उलट सुलट है, 13 और उसका उल्टा 31। आगे के 2 प्लस, पीछे के 2 माइनस। इलेक्ट्रिक फ्लक्स शोज द इंटेंसिटी ऑफ ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या दर्शाता है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा होता है।
जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता है वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम मिलता है। इफ सरफेस एस इज वेरी लार्ज, अगर कोई सरफेस बहुत बड़ा है, देन वी हैव टू डिवाइड इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स, तो हमें ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हर एक एरिया एलिमेंट का हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा, और वो सब फ्लक्स का टोटल करोगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा। वैसा लिखा है, देखो, इफ सरफेस एस इज वेरी लार्ज, यहाँ तो हमने छोटा वाला लिया था, अगर बड़ा वाला है एस, इफ सरफेस एस इज वेरी लार्ज then we have to divide into small area elements। तो इसके आगे क्या लिखना है, देखो, उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लक्स एट ईच एलिमेंट। हमने बहुत बड़ा सरफेस था, तो उसको हमने क्या कर दिया, बहुत सारे स्मॉल एरिया एलिमेंट में डिवाइड कर दिया। हर एक का आपको क्या करना है, कैलकुलेट द फ्लक्स एट ईच एलिमेंट एंड एड देम अप। उसके बाद उसको क्या करना है, ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा, thus the total flux phi through a surface S is phi is nearly equal to sigma vector E dot vector delta S। तो ये हमारा फ्लक्स के बारे में इंफॉर्मेशन पूरा हुआ। तो अगर आपको 2 या 3 मार्क्स में एक्सप्लेन अबाउट फ्लक्स पूछे तो आपको इतना लिखना है। ये पूरा क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, ये चैप्टर का ये बिग बॉस है। ओके, सबसे बड़ा आईएमपी, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सप्लेन गाउस लॉ। पहले तो गाउस लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है, उसकी फिगर लेनी है, उसमें गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है, और फिगर में क्या लिया है वो एक्सप्लेन करना है, और ये डिराइव करना है। ओके, तो पहले तो स्टेटमेंट क्या है, फ्लक्स कैसे होगा, कैसे मिलेगा, तो द रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंड एप्सिलॉन जीरो, वही लिखा है, देखो, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज सरफेस, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विथ एनी क्लोज, ये क्लोज सरफेस लिखना कंपलसरी जरूरी है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ नेट चार्ज एंक्लोज बाय द सरफेस टू एप्सिलॉन ई। ये जो नेट चार्ज है एंक्लोज बाय द क्लोज सरफेस एंड एप्सिलॉन जीरो, इसका जो रेशियो मिलता है वो हमें क्या देता है, फ्लक्स की वैल्यू देता है। ओके, समझ आ गया। अच्छा, अब फिगर ड्रॉ करनी है, तो फिगर, उसका मैथमेटिकल फॉर्म है फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। कई बार हम सिग्मा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो, हम वही प्रूव करेंगे, सिग्मा उसमें नहीं आएगा। देखो, उसके बाद वाले में हमने जब प्रूव किया है यहाँ, तो देखो सिग्मा नहीं आया है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। तो क्यू लिखो या सिग्मा क्यू लिखो, दोनों चलेगा। अच्छा, पहले फिगर देखो, फिगर में क्या है, एक स्पीयर है, ये क्या है, ये स्पीयर है, ये क्या है, स्पीयर है। ये स्पीयर है। ओके, अब देखो, उसकी रेडियस क्या है, आर, सेंटर में चार्ज कितना है, क्यू, ये हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया है, और उसके ऊपर हमने उसका इलेक्ट्रिक फील्ड शो किया है, और पूरा स्पीयर है, उसका सरफेस क्या है, एस है। तो वही लिखा है, एक्सप्लेनेशन है, लेट अस अ स्पीयर ऑफ रेडियस आर विच एंक्लोजेस अ पॉइंट चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर। समझ में आया। अच्छा, कैलकुलेशन क्या लेना है, उसके बाद देखो, हमने क्या किया कि जो पूरा स्पीयर था, यहां देखो, ये जो पूरा स्पीयर था उसको ऐसे छोटे छोटे डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस डेल्टा एस स्मॉल एरिया एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिया। तो वही लिखा है, देखो लिखा है, डिवाइड द स्पीयर इनटू स्मॉल एरिया एलिमेंट्स एज शोन इन फिगर।
तो वो जो छोटा एरिया एलिमेंट में उसमें से पास होता हुआ फ्लक्स कितना मिलेगा, द फ्लक्स थ्रू एन एरिया एलिमेंट वेक्टर डेल्टा एस इज, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डेल्टा एस, ये मिलेगा। ओके, अब देखो सर क्या करते हैं, यहां पर ई की वैल्यू रखते हैं, यहां पर क्या करते हैं, ई की वैल्यू, ये जो है ये ई की वैल्यू है, यहां पर ये इतना जो रखा है वो ई की वैल्यू है, तो हम इसको ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं, ये ई की वैल्यू है। ओके, और डेल्टा एस वही का वही है। अब देखो सर क्या करते हैं, के की वैल्यू प्लेस करते हैं, तो यहां पर ये जो वैल्यू है वो, ये जो वैल्यू है वो के की वैल्यू है। ओके, क्यू अपॉन आर स्क्वायर वैसा का वैसा, और डेल्टा एस देखो आर कैरेट और वेक्टर को निकाल दिया तो वो स्केलर फॉर्म में आ गया, आर कैरेट निकाल दिया, ऊपर से वेक्टर निकाल दिया, अभी ये वेक्टर फॉर्म में था, अब कैसे फॉर्म में आ गया, वो स्केलर फॉर्म में आ गया। अब ये तो क्या मिला, फ्लक्स मिला, लेकिन ये छोटा एरिया एलिमेंट के लिए मिला, हमें तो पूरा स्पीयर के लिए चाहिए, टोटल फ्लक्स ऑफ द स्पीयर, तो टोटल चाहिए, तो ऐसे जितने 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 छोटे फ्लक्स, ये फ्लक्स किसका मिला, छोटा जो एरिया एलिमेंट है डेल्टा एस के लिए मिला, लेकिन ऐसे जितने भी डेल्टा एस है उसको क्या करना है, उसका सम करना है, सम यानी उसके आगे सिग्मा लगाना पड़ेगा। देखो डेल्टा एस के आगे क्या लगाना पड़ा, सिग्मा, सिग्मा ऑल डेल्टा एस, और सब वैसा का वैसा, ये पे 1/4πε0 एंड क्यू अपॉन आर स्क्वायर, वो दोनों वैसा का वैसा, इसके आगे सिग्मा ऑल डेल्टा एस लगाना पड़ा। अब ये जो है सब डेल्टा एस को इकट्ठे करेंगे, हम एक साथ में लेंगे तो पूरा स्पीयर हो जाएगा, पूरा स्पीयर यानी उसका सरफेस एरिया हम एस बोलते हैं। ओके, सरफेस एस, अब उसका सरफेस एरिया क्या है स्पीयर का, ये दोनों वैसे के वैसे, सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर क्या है, ये तो हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। अब 4 पाई कैंसल, आर स्क्वायर कैंसल, तो बचा क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, वेयर क्यू इज अ टोटल चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस अदरवाइज स्पीयर। ओके, तो ये समझ आ गया, तो ये गाउस लॉ है, सबसे इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंस कूलम्ब्स लॉ का है, ओके, उतना ही इंपॉर्टेंस गाउस लॉ का है। ओके, तो ये थियरी आपको अच्छी तरह से लिख के तैयार कर देनी है, एग्जाम के लिए मेरी तरफ से 100% तैयार रखना। अच्छा, उसके बाद वाली हम थियरी लेते हैं, उसमें क्या है, हमें एक रीजन देना है, वो लोग ऐसे बोलते हैं, इफ नेट फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्लोज सरफेस इज जीरो, अगर नेट फ्लक्स कोई क्लोज सरफेस का जीरो होता है तो नेट चार्ज एनक्लोज बाय दैट सरफेस ऑल्सो इज जीरो, तो उस क्लोज सरफेस का नेट चार्ज भी जीरो होगा। अगर कोई क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स जीरो होता है तो उस क्लोज सरफेस का नेट चार्ज भी जीरो होगा, ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा बताना है, ऐसा वेरीफाई करना है, या इसका हमें रीजन देना है, जो बोलो वो सभी एक ही है। तो यहाँ पर आपको एक गाउसियन सरफेस, एज अ गाउसियन सरफेस आपको एक सिलेंडर ड्रॉ करना है, सिलेंडर में आगे और पीछे ये जो स्पीयरिकल शेप है ये एस, ये तो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर सरफेस एरिया S1, यहाँ पर सरफेस एरिया S2, और यहाँ पर सरफेस एरिया S3 है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑलवेज हम ऐसे लेंगे, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट टू राइट, देखो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट, लेकिन सरफेस एरिया ऑलवेज सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पर सरफेस तो वर्टिकल है, तो सरफेस एरिया ऐसे होगा, यहाँ पर सरफेस वर्टिकल है तो सरफेस एरिया ओके परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसे होगा, और यहाँ पर सरफेस ऐसी है तो सरफेस एरिया नॉर्मली ऐसे होगा। ओके, तो ये दोनों का डॉट लेंगे तो फ्लक्स 1 मिलेगा, ये दोनों का डॉट लेंगे तो फ्लक्स 2 मिलेगा,
ये दोनों का डॉट लेंगे तो फ्लक्स 3 मिलेगा। तीनों का फ्लक्स कंबाइन करेंगे तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो उससे पहले ये दोनों जो सरफेस होंगी वो सेम होंगी, तो S1 और S2 दोनों सेम होंगी। सेम लेकिन कितना, तो उसका हमने ले लिया सपोज इज इक्वल टू एस। S1 की जगह पर S लिख सकते हैं, S2 की जगह भी हम S लिख सकते हैं। उसको इक्वेशन 1 दे दो। अभी टोटल फ्लक्स फाई इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो φ1 यहाँ, तो ये दोनों का डॉट ES1। देखो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, ES cos थीटा, तो थीटा के कितना होगा, ये देखो एंटी पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, तो 180 डिग्री होगा, तो ES1 cos 180 होगा। यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो ES2 cos 0 देखो, और यहाँ पर 90 है तो ES3 cos 90। समझ आ गए, यहाँ पर 180 एंगल, यहाँ पर 0 एंगल, यहाँ पर 90 एंगल। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से S1 और S2 की जगह S लिख देंगे। S1 की जगह और S2 की जगह S लिख दो, S3 की जगह नहीं रखना है। S1 और S2 की जगह देखो फ्रॉम 1, S1 और S2 की जगह मैंने S लिख दिया। अब cos की वैल्यू रखो, cos 180 की वैल्यू -1 याद रखना, cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0, तो ये आपको याद रखना है। तो माइनस आगे आ जाएगा, तो -ES प्लस ES, ये तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -ES प्लस ES, तो फ्लक्स क्या रहेगा 0, तो फ्लक्स 0 हो गया। तो यहाँ पर कोई चार्ज मैंने बताया नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स क्या हुआ 0, यानी फ्लक्स 0 तो चार्ज, नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0 तो फ्लक्स 0। ओके, तो ऐसे आपको शो करना है। ओके, क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं, डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ। हमें पॉइंट्स प्लूरल फॉर्म में हम लेंगे, पॉइंट्स, पॉइंट्स, डिस्कस सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गाउस लॉ। तो गाउस लॉ के बारे में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यहाँ पर मैंने 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। देखो 2 2 4 2 6, 2 मार्क में आए तो 4 लिखना है, 3 मार्क्स में आए तो 6 के 6 लिखना है। तो पहला, गाउस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज इज। कोई भी क्लोज सरफेस है तो उसके लिए गाउस लॉ एप्लीकेबल है, वो ट्रू है। उसके बाद उसकी शेप और उसका साइज जो भी हो, साइज बड़ा हो ज्यादा हो, बड़ा हो कम हो, शेप प्रॉपरली हो इम्प्रॉपर हो, ओके कुछ भी हो, लेकिन क्लोज सरफेस है तो गाउस लॉ उसमें लगेगा, वहां पर एप्लीकेबल होगा। उसके बाद दूसरा, द सरफेस दैट वी choose, the surface that we choose for the application of Gauss law, जहां पर गाउस लॉ एप्लीकेबल होता है वहां पर हम जो सरफेस सिलेक्ट करते हैं, चूज करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गाउसियन सरफेस। द सरफेस दैट वी चूज फॉर द एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ इज कॉल्ड द गाउसियन सरफेस। ये गाउसियन सरफेस की डेफिनेशन भी हो गई। अब देखो, जो गाउस लॉ है उससे हम फ्लक्स भी फाइंड कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं। अब जब फ्लक्स फाइंड करना है तो इनसाइड के चार्ज है, चार्जेस ऑफ इनसाइड वो ही काउंट करने हैं, लेकिन जब ई काउंट करना है गाउस लॉ से तो चार्जेस ऑफ इनसाइड एंड आउटसाइड बोथ, अंदर के और बाहर के दोनों चार्जेस काउंट करने पड़ेंगे। देखो वैसा ही लिखा है, टू गेट फ्लक्स बाय यूजिंग गाउस लॉ कंसीडर ओनली द चार्जेस ऑफ इनसाइड ऑफ द सरफेस। अगर आपको फ्लक्स फाइंड करना है गाउस लॉ का यूज करके तो सरफेस के अंदर जो चार्जेस है उसको ही कंसीडर करना है, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो सरफेस के अंदर वाले और बाहर वाले
दोनों चार्जेस को हम कंसीडर करेंगे, दोनों को हम कैलकुलेशन में लेंगे। ओके, उसके बाद वाला गाउस लॉ इज ऑफन यूजफुल टू गेट इजियर कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकालना है इजी तरीके से तो गाउस लॉ हमें बहुत यूजफुल रहता है। व्हेन द सिस्टम हैज सम सिमेट्री, अगर सिस्टम को स्पेसिफिक सिमेट्री होती है, सिमेट्री यानी स्पेसिफिक उसकी अरेंजमेंट होती है ओके सिस्टम की, तो गाउस लॉ से हम इजीली बहुत इजी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक उसका फील्ड निकाल सकते हैं। और फाइनली लास्ट में क्या पॉइंट है, गाउस लॉ इज बेस्ड ऑन द कूलम्ब्स लॉ। गाउस लॉ कहां से आया है, वो अल्टीमेटली तो कूलम्ब्स लॉ पर से वो फाइंड आउट हुआ है। तो ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो ये आपको अच्छी तरह से तैयार कर देना है। ओके, चलो उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। इसमें देखो तो इसमें क्या है, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, हमने तो इसमें से थोड़ा सा पार्ट लिया है, लेकिन ये तो इनफाइनाइटली लॉन्ग है और वो चार्ज वायर है। देखो इसमें पॉजिटिव हमने बताया है चार्ज, और उसके लिए हमने एक गाउसियन सरफेस एज अ सिलेंडर शेप में हमने एक गाउसियन सरफेस ली है। सिलेंडर है तो उसका एरिया डेल्टा एस, एरिया क्या होगा 2πr(h). हम 10th स्टैंडर्ड में 2πr(h) बोलते थे, यहाँ पर उसकी लेंथ l है तो 2πrl लिखेंगे, h की जगह क्या लिखेंगे, l लिखेंगे। यहाँ पर ये जो सिलेंडर की रेडियस है r है, r डिस्टेंस पर पॉइंट p है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। सिलेंडर की रेडियस r है, r पॉइंट पर पॉइंट p है, p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। ये जो सिलेंडर, ये जो गाउसियन सरफेस है उसकी लेंथ l है और उसका सरफेस 2πrl है। पहले तो ये आपको क्लियर हो गया, आपको पहले तो ये फिगर ड्रॉ करनी है। अब हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। ये जो यूनिफॉर्मली लॉन्ग चार्ज वायर है उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है बाय यूजिंग, हम गाउस लॉ का यूज करेंगे। फ्लक्स की दो फॉर्मूला है। देखो पहले तो हम ये सीखे थे, हमने लिया था फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, हमने ये हम पढ़ चुके हैं फ्लक्स की। ओके, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डेल्टा एस, और यहाँ पर अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ फ्लक्स की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो अभी अभी हमने डिराइव किया है, तो फ्लक्स की ये वैल्यू रख सकते हैं। ई वैसा का वैसा रहेगा, ई तो हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। डेल्टा एस, इसका डेल्टा एस हमने यहाँ लिखा है, डेल्टा एस की जगह हम क्या लिखेंगे 2πrl, 2πrl। अब यहाँ पर सर ने क्या करा है, तो यहाँ चार्ज की वैल्यू प्लेस की है। आपको ऐसा राउंड नहीं करना है, मैंने तो ऐसे क्यों किया कि आपको पता चले कि यहाँ पर किसकी इसकी वैल्यू रखनी है। आपको एग्जाम में ऐसा राउंड करना नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कहाँ से ली, लैम्बडा की वैल्यू पता है हमें, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। हमारे पास तीन डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो क्यू अपॉन एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा तो क्यू अपॉन ए, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो तो क्यू अपॉन वी। तो इसमें से हमने लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है। यहाँ इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है तो लीनियर डेंसिटी की फॉर्मूला लेनी पड़ेगी और उसमें से चार्ज की वैल्यू हमें यहाँ रखनी पड़ेगी। तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, L मल्टीप्लाई कर दो इस तरफ, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा लैम्बडा एल, तो यहाँ लैम्बडा एल रख दिया और सभी वैसा का वैसा। अब सर ने क्या किया, दोनों तरफ L कैंसल, ओनली L कैंसल है, लैम्बडा कैंसल नहीं है, ओनली ये L कैंसल है। तो बाकी क्या बचा, लैम्बडा अपॉन एप्सिलॉन जीरो E 2πr, इतना बचा। हमें तो E की फॉर्मूला डिराइव करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 2πr को नीचे ले जाओ, तो पहले 2π को ले जाओ 2π एप्सिलॉन जीरो के साथ, हो गया। बाद में r को ले जाओ, समझ आया कि नहीं, पहले 2π को एप्सिलॉन जीरो के साथ ले जाओ,
बाद में आर को ले जाओ तो लैम्बडा अपॉन 2πε0 इंटू आर अपॉन में। तो अब ये क्या है, स्केलर फॉर्म में है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ई के ऊपर वेक्टर करना है तो यहाँ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो आर्बिटरी डायरेक्शन हम एन कैरेट से, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन अभी नहीं पता है तो हम उसको एन कैरेट से शो कर सकते हैं। आर्बिटरी डायरेक्शन कोई भी रैंडमली कोई एक डायरेक्शन है वो शो करनी है तो हम एन कैरेट्स का यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये पहली थियरी, ये उसकी एप्लीकेशन है गाउस लॉ की। गाउस लॉ का यूज करके हमने इनफाइनाइटली चार्ज वायर है उसके लिए हमने क्या फाइंड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड। सम में भी ये फॉर्मूला आएगी तो आपको याद रखनी है लैम्बडा अपन 2πε0 इंटू आर। ओके, तो फॉर्मूला भी आपको रटनी है, ये तैयार करनी है। अच्छा, उसके बाद वाली थियरी लेते हैं। अब देखो यहाँ पर डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। वहां पर उसके अगले अगले वाली जो थियरी थी उसमें इनफाइनाइट लॉन्ग वायर था, यहाँ पर इनफाइनाइट लॉन्ग शीट है। तो आप बोलोगे कहाँ पर इनफाइनाइट है, यहाँ पर तो कंप्लीट हो गई। मैंने इसमें से एक छोटा सा पार्ट लिया है तो इनफाइनाइटली लॉन्ग, उसमें से मैंने एक छोटा सा यहाँ पार्ट लिया है और उसमें से पास होती हुई एक गाउसियन सरफेस सिलेंडर लिया है। उसके अगले वाली थियरी में सिलेंडर मैंने वर्टिकल लिया था क्योंकि जो वायर था वो वर्टिकल था। ओके, यहाँ पर आपको इसमें से पास होता हुआ गाउसियन सरफेस ड्रॉ करना है तो आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करना है। दोनों साइड एरिया वेक्टर तो सेम होंगे, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी देखो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज हो तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। तो ये जो सीट है ना, ये है, इस तरफ भी चार्ज है, इस तरफ भी चार्ज है, इस तरफ चार्ज है, इस तरफ चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लगा, वर्टिकली आउटवर्ड। और इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वर्टिकली आउटवर्ड लगा। समझ आया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा और ऐसा है, क्यों, दोनों तरफ चार्ज है, इस चार्ज का रेडियली आउटवर्ड इस तरफ, इस चार्ज का रेडियली आउटवर्ड इस तरफ। यहाँ पर बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं, क्यों, क्योंकि हमने इसके आगे जो थियरी ली उसमें दोनों तरफ चार्ज नहीं थे। देखो मैं दिखाता हूं कि कहां पर हमने सेम, यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में लिया है। देखो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी, और ये सब एक ही डायरेक्शन में लिया है। क्यों, यहाँ पर सीट नहीं है, सीट की दोनों तरफ चार्ज नहीं है। समझ आता है, तो यहाँ पर आपको एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा है और एक ऐसा है। अभी क्यों ऐसा है, देखो देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। उसका कारण क्या है, ये प्लेन शीट है, दोनों तरफ हम ऐसे दिखा नहीं सकते पीछे की साइड, लेकिन दोनों तरफ प्लस चार्जेस है। तो ये प्लस चार्जेस है, उससे रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ का हुआ, इस तरफ जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ वर्टिकली आउटवर्ड हुआ। और एरिया वेक्टर तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं सरफेस से, यहाँ वर्टिकल सरफेस है तो एरिया वेक्टर 90 एंगल पर होंगे, ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल होंगे। ओके, अब ये दोनों का डॉट लेंगे तो फ्लक्स मिलेगा, ये दोनों का डॉट लेंगे तो फ्लक्स मिलेगा। यहाँ से φ1, यहाँ से φ2, कोई यहाँ पर φ1 लिखे और यहाँ पर φ2 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, दोनों तरफ एरिया वेक्टर भी सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोनों फ्लक्स का टोटल करेंगे तो टोटल फ्लक्स मिलेगा, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू φ1 प्लस φ2। अब अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ की फॉर्मूला रखनी है, फाई की जगह क्या लिखेंगे, Q/ε0। φ1 यानी ये दोनों का डॉट क्या होगा, EA,
आप बोलोगे सर ये कॉस थीटा नहीं आएगा, तो ये कॉस थीटा है लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा तो बनेगा नहीं, थीटा 0 होगा, कॉस 0 की वैल्यू 1 होगी, तो 1 नहीं लिखेगा तो चलेगा, तो मैंने ये लिख दिया है। वैसे यहाँ पर फाई 2, तो यहाँ पर भी वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए है, वेक्टर निकालेंगे तो ये कॉस थीटा, लेकिन थीटा कितना होगा, दोनों एक डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच में थीटा नहीं बनेगा, थीटा 0 होगा, थीटा 0 यानी कॉस 0 की वैल्यू 1, 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, तो यहाँ पर भी ये होगा। अब समझ में आ गया। अब ये कितनी बार हुआ, 2 बार ये, यहाँ पर क्यू की वैल्यू रखो, यहाँ पर क्यू की वैल्यू किसमें से निकालनी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगली थियरी में हमने किसमें से निकाली थी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल था। यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए, उसमें से ए को इस तरफ ले जाओ, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए यहाँ रख दो, क्यू की जगह सिग्मा ए। आपको ऐसा राउंड नहीं करना है, ओके। अब दोनों तरफ ए कैंसल हो जाएगा, तो क्या बचा, सिग्मा अपन एप्सिलॉन 0, 2e बचा, 2 को नीचे ले जाओ तो e इज इक्वल टू सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन 0, ये स्केलर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो n कैरेट लिखना है। अभी मैंने बोला कि कोई रैंडमली डायरेक्शन शो करनी है तो हम n कैरेट से शो कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसके पहले वाली थियरी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर था। यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट है, ओके। अच्छा, और उसके बाद वाली, और ये हमारे चैप्टर की लास्ट थियरी है, ओके। डिराइव द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फीयरिकल सेल। यहाँ पर स्फीयरिकल सेल है, स्फीयर नहीं है, स्फीयरिकल सेल है। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अंदर एक सेल ड्रॉ की है, ये देखो ये सेल है, और ये जो डॉटेड सर्कल है, डॉटेड वाला सर्कल है वो गाउसियन सरफेस है। यहाँ पर गाउसियन सरफेस बाहर है, सेल अंदर है, सेल की रेडियस ऑलवेज कैपिटल आर होगी, गाउसियन सरफेस की स्मॉल आर होगी, और ये जो सेल है उसका एरिया ए है। एक बार मैंने गाउसियन रेडियस बड़ी ली है और दूसरे में गाउसियन रेडियस छोटी ली है। देखो सेल बड़ा लिया है, और ये जो टूटक लाइन वाली जो सर्कल है, यानी डॉटेड वाला जो सर्कल है, उसको हम गाउसियन सरफेस, यहाँ भी बोला था डॉटेड वाला जो स्फीयर है, सर्कल है, उसको हम गाउसियन सरफेस बोलेंगे। गाउसियन सरफेस की रेडियस को ऑलवेज हम स्मॉल आर से इंडिकेट करेंगे, सेल की जो रेडियस है उसको हम कैपिटल आर से इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ लिखा है, देखो ये सेल है, और ये जो डॉटेड लाइन वाला जो सर्कल है वो गाउसियन सरफेस है। यहाँ पर गाउसियन सरफेस छोटा है, उसकी रेडियस छोटी है तो वो छोटा है। यहाँ गाउसियन सरफेस की रेडियस स्मॉल आर बड़ी है तो यहाँ बड़ा दिखाया। दोनों में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। अगर गाउसियन सरफेस बाहर है, पहले तो हम ये फॉर्मूला लेंगे, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। अब देखो, अकॉर्डिंग टू गाउस लॉ, फ्लक्स की जगह हम क्यू अपन एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये जो स्फीयरिकल सेल है उसका एरिया क्या हो जा, सरफेस एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर। देखो फिर से बोल रहा हूं, यहाँ पर स्मॉल आर लेना है, डेल्टा एस यानी सरफेस एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। ऑलवेज, हर बार, जितनी भी, जहां तक आप पढ़ो, डेल्टा एस का मतलब यहाँ पर सेल भी है, गाउसियन सरफेस ही है भी है, तो किसका एरिया लेना है। जब भी डेल्टा एस आए तो डेल्टा एस किसका होगा, गाउसियन सरफेस का। गाउसियन सरफेस यानी उसमें उसकी फॉर्मूला में क्या आएगा, स्मॉल आर आएगा। यहाँ कंफ्यूज मत होना, डेल्टा एस सेल का नहीं होगा, डेल्टा एस ऑलवेज गाउसियन सरफेस का होगा, ओके। तो गाउसियन सरफेस का 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर गाउसियन सरफेस एज अ स्फीयर लिया है मैंने, ओके। तो 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, पहले 4 पाई को नीचे लाओ एप्सिलॉन 0 के साथ, तो क्यू के नीचे 4 पाई एप्सिलॉन 0, देखो लिखा है
बाद में आर स्क्वायर को नीचे लाओ, तो Q अपॉन 4πε0 आर स्क्वायर। सर अगली दो थियरी में तो आपने यहाँ सर्कल किया था, वहां पर चार्ज की वैल्यू रखी थी, यहाँ पर चार्ज की वैल्यू नहीं रखनी है क्योंकि उसकी फॉर्मूला में ही चार्ज आता है। तो अगली दो थियरी है, पहली वाली थी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके इसके अगले वाली थी इनफाइनाइटली लॉन्ग सीट। ओके, तो प्लेन सीट, तो उन दोनों में हमने Q की वैल्यू रखी थी। यहाँ पर जब सेल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना हो तो आपको Q की वैल्यू नहीं रखनी है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला आ गई। देखो तो ये तो बहुत इजी हो गया, वो दोनों थियरी से भी थर्ड स्टेप में तो हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर सेम फॉर्मूला पहले तो लो, फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस। पहले तो अकॉर्डिंग टू गाउस लो हम फाई की जगह Q अपन एप्सिलॉन 0 लिखेंगे, ये वही का वही। यहाँ पर डेल्टा एस की वैल्यू अभी रखनी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, Q की वैल्यू, यहाँ पर Q की वैल्यू नहीं रखनी है, यहाँ पर Q की वैल्यू क्या, तो देखो ये जो गाउसियन सरफेस है उससे कोई चार्ज एंक्लोज नहीं होता है, चार्ज तो यहाँ पर है। ये जो गाउसियन सरफेस है डॉटेड सर्कल, उससे ये कोई चार्ज कवर होता नहीं है। तो ये गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पर तो था, ये सब चार्ज ये गाउसियन सरफेस से कवर होता था, लेकिन यहाँ पर गाउसियन सरफेस छोटा है, चार्ज उसके बाहर है, तो उससे कोई चार्ज क्लोज नहीं होता है। तो गाउसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो उसके अंदर चार्ज Q इज इक्वल टू 0। 0 अपॉन एप्सिलॉन 0 क्या होगा, 0। डेल्टा एस को डिवाइड कर दो तो भी क्या होगा, 0। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा, न्यूटन पर कूलम, 0 न्यूटन पर कूलम। तो समझ आ गया, यहाँ पर 0 अपॉन में जो भी हो 0 हो जाएगा। डेल्टा एस को डिवाइड करो, ये 0 हो गया, डेल्टा एस डिवाइड होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 न्यूटन पर कूलम। तो लास्ट फोर थियरी कौन कौन सी, लास्ट फोर थियरी, पहले तो गाउस लॉ, सर ने बोला कि ये बिग बॉस है, ओके, और उसकी 3 एप्लीकेशन है। तो उसकी 3 एप्लीकेशन में पहली एप्लीकेशन क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। दूसरी थियरी क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेन शीट। और थर्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थीन स्फीयरिकल सेल। यहाँ पर स्फीयरिकल सेल है, ओके। तो ये चारों चार थियरी आपको अच्छी तरह से लिख लिख के तैयार कर देनी है। चार में से एक 100% मेरी तरफ से आनी चाहिए इस बार। तो ये चारों थियरी आपको अच्छी तरह से तैयार कर देनी है, ओके। तो यहाँ पर हमारी टोटल थियरीज, पहला चैप्टर की सभी थियरीज कंप्लीट हुई, ओके। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल और उसके बाद एक्सरसाइज लेंगे, ओके। तो अभी तक का जो भी लेक्चर आपका मिस हो गया है तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, और ये सब हैंड रिटन जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपको ऐसे ये सब लिखना नहीं पड़ेगा, ओके। तो अच्छी तरह से ये तैयार कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलस्ट्रेशन लेंगे, ओके। अच्छा चलो, टाटा बाय, सी यू।